हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर W.B. ईट्स की। W.B. ईट्स हैं, वो आयरलैंड से बिलोंग करते थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं। एक और आयरिश राइटर थे सीमस हीनी, वो भी बहुत फेमस थे। तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1923 में लिटरेचर के लिए। William Butler Yeats was a famous Irish poet, dramatist, and one of the pioneers of the literary world in the 20th century. The author was also a member of the Irish Senate and served it for 2 years. तो इनका इंटरेस्ट जो था वो पॉलिटिक्स में भी था, मतलब राइटर थे ये, लेकिन इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में भी था। तो ये 6 years तक, मतलब 2 terms, मतलब 6 years तक ये सीनेट रहे थे। और इनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो माना जाता है वो इंग्लिश और आयरिश लिटरेचर में माना जाता है। और आयरिश लिटरेचर में तो इनका बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत एफर्ट्स किए थे जो आयरलैंड का लिटरेचर है, जो आयरिश लिटरेचर है, उसको रिवाइव करने के लिए। जो इंग्लिश लिटरेचर था वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, जिसकी वजह से आयरिश लिटरेचर जो था वो कहीं ना कहीं दब गया था। तो इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए, आयरिश थिएटर बनाया, एबे थिएटर, जिसमें इन्होंने प्लेज लिखे गए, लेडी ग्रेगरी के साथ मिलकर ड्रामा लेके उनकी परफॉर्मेंस की। तो जो आयरलैंड की फोक टेल्स थी उनको रिवाइव किया। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आयरलैंड का जो लिटरेचर था, आयरिश लिटरेचर, उसको रिवाइव करने के लिए। आयरिश रेनेसां में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनके जो फादर थे वो पेंटर थे और ही बिकेम इंटरेस्टेड इन लिटरेचर एंड पोइट्री एट अ यंग एज। तो इनके फादर खुद पेंटर थे, तो इनका इंटरेस्ट जो था वो आर्ट और लिटरेचर में बहुत ज़्यादा था। ड्यूरिंग हिज ग्रोइंग ईयर्स ही विटनेस द राइज ऑफ द होम रूल मूवमेंट एंड द नेशनलिस्ट रिवाइवल विच ग्रेटली इम्पैक्टेड हिज यंग माइंड। आयरलैंड में भी जो फ्रीडम मूवमेंट था वो आयरलैंड का उस टाइम चल रहा था, तो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर बहुत पड़ा। ही बिगेन राइटिंग व्हेन ही वाज स्टिल इन हिज टीन एंड सून ब्लॉसम्ड इनटू अ प्रॉमिसिंग राइटर कम पोएट। तो इन्होंने अलोंग विद राइटिंग ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द अदर फॉर्म ऑफ आर्ट एंड वॉज डीपली इंक्लिन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। तो आर्ट में भी इंटरेस्ट था और पॉलिटिक्स में भी इनका बहुत इंटरेस्ट था। लेडी ग्रेगरी और एडवर्ड मार्टिन, इनके साथ मिलकर इन्होंने एबे थिएटर बनाया 1904 में। एबे थिएटर बनाया और टेकिंग फॉरवर्ड हिज लव फॉर पॉलिटिक्स ही सर्व्ड एज ए सीनेटर 2 terms ड्यूरिंग। तो जो पॉलिटिक्स के लिए लव था इनका, उसकी वजह से ये सीनेटर भी बने थे। 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और ये द फर्स्ट आयरिश मैन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू ईयर्स इन England, the family moved to Dublin, where he resumed his education at Dublin's Erasmus Smith High School in 1881. It was during this time that he began writing seriously. और फिर 1884 से 1806 2 years तक विलियम अटेंडेड द मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट। तो अब इसको क्या बोलते हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन। तो 2 years तक इन्होंने विलियम अटेंडेड द मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट, तो मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट को अटेंड किया इन्होंने। अब हम बात करते हैं इनका जो राइटिंग करियर है उसके बारे में। तो सबसे पहले इनका जो इन्फ्लुएंस कौन से पोएट या कौन से राइटर से आया, तो पी.बी. शेली और एडमंड स्पेंसर हैं। इन दोनों राइटर ने ही इनको बहुत ही इन्फ्लुएंस किया था। बाद में ये आयरिश माइथोलॉजी और फोकलोर की तरफ टर्न हो गया था इनका जो इंटरेस्ट था। तो ये विलियम ब्लैक को बहुत पढ़ते थे। विलियम ब्लैक ने भी, जो विलियम ब्लैक की राइटिंग है उसने इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया है, माइथोलॉजिकल जो वर्क थे उनके। ही रिटर्न टू इंग्लैंड इन द लेट 1880s एंड बिकेम एक्वेंटेड विद Oscar Wilde, Lionel Johnson and G.B. Shaw. During this time, he also met Maud Gonne, an ardent nationalist and supporter of Irish independence. तो आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट उस टाइम चल रहा था और जो मॉड गोन थी वो बहुत ही नेशनलिस्ट थी और सपोर्टर थी इस मूवमेंट की। और वो जो W.B. ईट्स से, इनके वर्क से काफ़ी इंस्पायर्ड भी थी। मोडगोन को ये पसंद करने लगे थे, इन्होंने इनको प्रपोज किया था मैरिज के लिए, लेकिन मोडगोन ने रिजेक्ट कर दिया। काफ़ी टाइम तक इन्होंने उनका वेट किया। मोडगोन की मैरिज किसी और के साथ हो गई। लेक इसल, इनका ये एक वर्क है लेक इसल ऑफ इनिसफ्री, जो 1819 में आया था। मैंने पहले भी बताया था कि जो आयरिश लिटरेचर है उसको रिवाइव करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया था। जो फोकलॉर्स थी इन्होंने लिखी, काफ़ी प्रोज वर्क भी इन्होंने लिखे थे इसके लिए। तो जो लेक इसल ऑफ इनिसफ्रे है, ये एक तरह से परफेक्ट एग्जाम्पल है सेल्टिक रिवाइवल या जो आयरलैंड का लिटरेचर है उसको रिवाइव करने का, उस स्टाइल का ये बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट में स्पीकर जो होता है वो फिजिकल बॉडी को, मतलब नीड्स ऑफ द स्पीकर्स फिजिकल बॉडी, उस पर
बात करता है। उसके बाद सेकंड सेक्शन में ये सोल पे बात करता है, स्पीकर्स क्वेस्ट फॉर पीस। और जो फाइनल थर्ड सेक्शन होता है वो मेमोरी होता है। तो ये जो लेक ईसल ऑफ इनिस्फ्रे है ये कहाँ पे है, आयरलैंड में एक काउंटी सिल्गो जगह है, वहाँ पे ये खुद भी रहते थे। WB इनका जो चाइल्डहुड है वो वहाँ पे बीता था। तो वहाँ की सीनरी जो भी इनकी मेमोरी थी उसको इन्होंने रिकलेक्ट किया और इसमें डाला था। तो थर्ड सेक्शन है वो है मेमोरी। उसके बाद इनका एक और प्रोज वर्क है ये सेल्टिक ट्वेलाइट 1893। तो इसमें 42 सेल्टिक फोकलोर टेल्स हैं। मतलब जो आयरिश लिटरेचर है उसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट किया। तो उसमें से एक ये भी है सेल्टिक ट्वेलाइट या सेल्टिक रिवाइवल भी इसको बोलते हैं। 1893 में ये वर्क आया था। इसमें 42 सेल्टिक फोकलोर टेल्स हैं। उसके बाद 1819 में इट्स जॉइन द Hermetic Order of the Golden Dawn. The same year also saw the founding of the Rhymers Club. तो WB ने राइमर्स क्लब भी फाउंड किया था, को फाउंडर थे ये इसके। और इस क्लब के जो ग्रुप के मेंबर थे वो लंदन बेस्ड पोएट्स थे। वो रेगुलरली फ्लीट स्ट्रीट टैवरन एक जगह पे है, वहाँ पे डेली मिलते थे और इनके जो भी वर्स थे उनको रिसाइट करते थे। Along with literature, he also loved the theatre and wrote several plays. He collaborated with द लाइक्स ऑफ लेडी ग्रेगरी, जिनके साथ मिलकर इन्होंने एडवर्ड मार्टिन वो एबे थिएटर फाउंड किया था, एंड जॉर्ज मूर टू एस्टैब्लिश द आयरिश लिटरेरी थिएटर फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग आयरिश एंड सेल्टिक प्लेज। इन्होंने आयरिश और सेल्टिक प्ले लिखी, उनकी परफॉर्मेंस की। एज ए ड्रामेटिस्ट सक्सेसफुल वर्क इंक्लूड द काउंटेस कैथलीन 1892 में आया था इनका वर्क। ये क्या है, ब्लैंक वर्स में है और मोडगोन को डेडिकेटेड है। मोडगोन जिसे ये प्यार करते थे, जिसने इनको रिजेक्ट कर दिया था, ये उसी को डेडिकेटेड है। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिजायर जो 1894 में आया था, द किंग्स थ्रेशोल्ड जो 1904 में आया था। ही ऑल्सो हैड अ मेजर रोल टू प्ले इन द फाउंडिंग ऑफ एबे थिएटर, तो हमने पहले ही बात कर ली थी। ऑल्सो नोन एज नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड, तो इसको नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं, जो 1904 में ओपन हुआ था। द थिएटर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, ऑल्सो कॉल्ड द आयरिश लिटरेरी रेनेसा, a revival of interest in Ireland's Gaelic heritage and the growth of Irish nationalism from the middle of the 19th century. The new theatre was a great success in its initial years. तो शुरू में इसकी सक्सेस बहुत ज़्यादा थी, और भी जैसे वेल नोन राइटर्स थे उस टाइम के, JM शींज या और भी उनके वर्क्स, उनके ड्रामा इनमें ड्रामा की परफॉर्मेंस इसमें होती थी। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद मैनी राइटर्स, एबे गेन इट्स रेपुटेशन एज ए राइटर्स थिएटर। बाद में प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, पता नहीं ये वर्क था या कौन सा था, जिसकी परफॉर्मेंस हो रही थी और इसमें आग लग गई थी। इट्स एज ए डीप इंटरेस्ट इन मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, अकल्टिज्म एंड एस्ट्रोलॉजी, तो इस सब में इनका डीप इंटरेस्ट था। इन 1911 ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द पैरानॉर्मल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द घोस्ट क्लब एंड रिमेन इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स ऑफ जो भी सब्जेक्ट था इसका, इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स थ्रू आउट लाइफ, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, ऑकल्टिज्म एंड एस्ट्रोलॉजी। In 1913, it wrote the preface for the English translation of रविंद्रनाथ टैगोर, जो इंडियन राइटर थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका गीतांजलि वर्क था सॉन्ग ऑफरिंग, उसका प्रीफेस इन्होंने लिखा है, और इसी वर्क के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। He continued to write until his death. He was noted for both his lyrical and dramatic works, the best of which are considered to be ईस्टर 1916। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। ईस्टर 1916 है, इसमें क्या है कि जो आयरलैंड की फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, जो इनके फ्रेंड्स और इनके कंपेनियन थे, उनकी डेथ हो गई थी उस स्ट्रगल में, उनको एक तरह से प्रेज करने के लिए आयरिश फ्रीडम स्ट्रगल को इसमें प्रेज किया गया है। द पोम एंड्स विद वन ऑफ इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन्स, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस वर्क की, ऑल चेंज्ड अटरली, ए टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। उसके बाद इनका ये कलेक्शंस थे इनके वर्क के, द वाइल्ड स्वॉन एट कुले 1919 में, माइकल रोबरेट्स एंड द डांसर जो 1921 में आया था। तो इसमें कौन कौन से थे, माइकल रोबरेट्स एंड द डांसर, इसमें जैसे द सेकंड कमिंग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर ये इन्होंने अपनी डॉटर के लिए लिखा था। इनके 2 बच्चे थे, माइकल जो बेटा था और एन बटलर जो इनकी डॉटर थी। तो अ प्रेयर फॉर डॉटर जो इसमें आया था, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, इस कलेक्शन में आया था, इन्होंने अपनी डॉटर को डेडिकेट किया है। एंड द ईस्टर 1916, ये जो वर्क हमने पहले किया था वो इसी कलेक्शन में आया था। फिर उनका एक कलेक्शन आता है द टावर, तो टावर में भी, द टावर इज अ बुक ऑफ पोम्स बाय W. Yeats पब्लिश इन 1928। द टावर वाज इट्स फर्स्ट मेजर कलेक्शन
एज ए नोबल लॉरिएट आफ्टर रिसीविंग द नोबल प्राइज। तो नोबल प्राइज इनको 1923 में मिला था, तो उसके बाद 1928 में ये कलेक्शन आया था। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द पोएट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वॉल्यूम एंड वॉज वेल रिसीव्ड बाय द पब्लिक। इसमें कौन कौन से वर्क हैं, फेमस पोम्स कौन से हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम, लीडा एंड स्वान अमंग स्कूल चिल्ड्रन। और कलेक्शन इनके द विंडिंग स्टेयर एंड अदर पोम्स जो 1933 में आया था, लास्ट पोम्स एंड प्ले जो 1940 में आया था। इज शॉर्ट प्ले द रिसरेक्शन depicts a discussion among three men, the Greek या Egyptian, the Hebrew or the Syrian, who are among the first to meet the resurrected Christ. His book A Vision इनकी एक लेंथी बुक है, ये भी बहुत सेलिब्रेटेड, मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क में से एक मानी जाती है। He covered various philosophical, historical, astrological and poetic topics in the work which is counted among us the most remarkable channeled document of the 20th century. द बुक हैज़ बीन कंपेयर टू यूरेका अ प्रोज पोम। तो ये जो अमेरिकन राइटर है एडगर एलन पो, उनका वर्क है, इसी से इसको कंपेयर किया गया है। एडगर एलन पो का इंपॉर्टेंट वर्क है ये यूरेका अ प्रोज पोम। मोडगॉन ने जब इनके साथ मैरिज से मना कर दिया था, फिर मोडगॉन ने एक आयरिश सोल्जर ही थे जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ शादी की थी। उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ के बाद एक तरह से इनकी जो होप थी वो राइज हो गई कि शायद अब ये मुझसे मैरी कर ले, लेकिन इसने बाद में भी रिजेक्ट कर दिया। तो कुछ साल बाद फिर ये उनकी बेटी थी मोडगॉन की, उसको प्रपोज किया, उसने भी मना कर दिया। तो बाद में ईट्स ने 25 ईयर ओल्ड जॉर्जी हाइडलेस इससे मैरिज की थी। ईट्स खुद उस टाइम 51 ईयर्स के थे और ये 25 ईयर्स की थी। अगेंस्ट ऑल ऑड्स द मैरिज प्रूव्ड टू बी अ हैप्पी वन एंड प्रोड्यूस 2 चिल्ड्रन। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये जो इनकी डॉटर थी एन बटलर, उसके लिए लिखी गई थी, और इनकी बेटी का नाम था विलियम माइकल बटलर। W.B. Yeats died on January 28, 1939 at the age of 73 at Hotel Idyll, Séjour in Menton, France. तो इनकी डेथ कब हुई थी? 1939 में हुई थी। W.B. Yeats की डेथ 1939 में हो गई थी। एक इनका वर्क है जो द सेकंड कमिंग, जो इनका वर्क है उसमें एक लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो थिंग्स फॉल अपार्ट ये चीनो एचबी का एक नॉवल है जिसका टाइटल यहाँ से लिया गया है, थिंग्स फॉल अपार्ट से। तो W.B. Yeats के जो इम्पोर्टेंट जो भी था इसके बारे में कंप्लीट हो गया है। और इनके वर्क एक लीडा एंड स्वान, उसको हम डिटेल में करेंगे। द सेकंड कमिंग उसको भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और सेलिंग टू बाइजेंटियम इनका 1 by 1 डिटेल में करेंगे इन पोम्स को इनकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।